नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। सहनशील है कायर नहीं, चुनौती भरी आग से ज्योत जलाने आई हूँ। गूंजेगी हर घर बिटिया की किलकारी, जागो उठो आगे बढ़ो, तुम हो भारत की नारी। दोस्तों, नारी शक्ति की एक ऐसी ही प्रतिमूर्ति के साथ मैं बबीता जैन आज का हमारा सफर शुरू कर रही हूँ। आपने कई बार अपने आसपास समाज में मौजूद बुराइयों को देखा होगा और अमूमन हर कोई उन्हें देखकर अनदेखा भी कर देता है। पर दोस्तों, अगर यही सब देखकर आप इसे बदलने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, तो आम से खास बनने में देर नहीं लगती है। आज जिस नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, वो देश की पहली महिला अध्यापिका है और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता भी रही हैं। आज के दिन देश की उस बेटी की जन्म तिथि है जिसने तमाम विरोधों के बावजूद अपनी खुशियों को दरकिनार करते हुए लड़कियों की शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी तमाम कुरीतियों के खिलाफ समाज को जगाने की कोशिश की। और आज ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि राजनीति से लेकर अंतरिक्ष की दुनिया तक महिलाएं एक खास मुकाम हासिल कर चुकी हैं। 3 जनवरी 1831 यानी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मी सावित्री बाई फुले एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत की लाखों महिलाओं के जीवन को रोशन किया है। जिस वक्त सावित्री जी का जन्म हुआ था, देश में ब्रिटिश साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। लोगों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए उनके बनाए गए नियमों को मानना शुरू कर दिया था। इस दौर में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। ऐसे में महिलाओं के लिए शिक्षा पाना या आगे बढ़ना सिवाय एक कोरी कल्पना के कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर रात के बाद नया सवेरा होता है, और भारत में महिलाओं की आवाज के रूप में जिस सूरज का उदय हुआ वो थी सावित्री बाई। जिस उम्र में हम रिश्तों की परिभाषा भी नहीं समझते, उस उम्र में सावित्री बाई ने देश को एक ही धागे में पिरोना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र में इनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हो गया। इस शादी के बाद सावित्री जी को वो मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बचपन में पढ़ने की जिस इच्छा को उन्हें दबा देना पड़ा था, अब उसे पूरा करने का मौका मिल गया था, क्योंकि उनके पति खुद भी पढ़ाई को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। ज्योतिराव की चचेरी बहन सगुड़ा एक ब्रिटिश ऑफिसर के बेटे को पढ़ाने का काम करती थी, इसीलिए उन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। उनकी मदद से सावित्री जी और उनके पति ने भी आगे पढ़ना लिखना सीखा। सावित्री बाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर समाज कल्याण और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयास भी करने शुरू किए। इस दिशा में उन्होंने 1 मई 1847 को देश के पहले स्कूल की स्थापना की। सावित्री जी ने इसका संचालन अपने पति की बहन सगुणा को सौंपा। एक ही साल बाद इन्होंने पुणे में दूसरा स्कूल शुरू किया, जिस कारण पहले स्कूल का प्रशासन थोड़ा गड़बड़ रहने लगा। लेकिन सावित्री बाई के हौसले यहाँ पर नहीं थमे और उन्होंने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल शुरू किया, जिसकी कमान खुद सावित्री बाई ने संभाली। समाज में ये एक बड़े स्तर का बदलाव था। शुरुआत में सिर्फ 5-6 लड़कियां ही यहाँ आया करती थीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को शिक्षा की कीमत पता चली
और उन्होंने अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया, जिसके बाद इस स्कूल में 40 से 45 लड़कियां आने लगी थीं। सावित्री और ज्योतिराव की जोड़ी एक ऐसी ही मिसाल है। महिलाओं की शिक्षा व समाज कल्याण के अलावा सावित्री जी ने सत्याशोधक आंदोलन में भी प्रमुखता से हिस्सा लिया। वैसे दोस्तों, जितना निर्मल और पवित्र इनका दिल था, उतना ही अपनापन इनके शब्दों में भी दिखा। सावित्री जी ने बहुत सी कविताओं की रचना की, जिन्हें काव्य फुले व 52 कशी सुबोध रत्नाकर के नाम से प्रकाशित किया गया था। 1896 यानी 1896 से 1897 यानी 1897 तक पुणे में प्लेग महामारी के रूप में तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसे रोकने के लिए बीमारी से पीड़ित लोगों को गायब करना शुरू कर दिया, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ये सब देखकर सावित्री बाई से नहीं रहा गया और उन्होंने वो किया जिसके बारे में शायद ही कोई आज भी सोचे। सावित्री जी ने खुद बीमार लोगों की सेवा करना शुरू किया। इस बीमारी के लिए उस वक्त कोई भी दवा नहीं थी, फिर भी उन्होंने खुद से औषधि बनाने के प्रयास किए और धीरे धीरे वो लोगों के दर्द को अपना ही दर्द बना बैठी। अब सावित्री जी खुद भी प्लेग की गिरफ्त में आ चुकी थीं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी तकलीफ नहीं थी। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना हर पल दूसरों के नाम किया और फिर 10 मार्च 1897 को सभी से अंतिम विदाई ली। आज भी सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों का साथ दाम्पत्य जीवन की मिसाल है, जिसे पूरा देश एक आदर्श मानता है। सावित्री जी के योगदानों को सलाम करते हुए आज हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें शत शत नमन। दोस्तों, अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें भी देश के ऐसे ही महान पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान के सामने बड़े से बड़े अवसर को भी छोड़ दिया। ये शख्स आज ही के दिन वर्ष 1903 झारखंड के रांची जिले में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा हैं। जयपाल सिंह मुंडा प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, जो कि एक आदिवासी प्रजाति होती है, लेकिन इनके परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। इस वजह से इंग्लैंड के एसपीजी मिशन चर्च द्वारा जयपाल के गुणों को बचपन में ही परखा जाना शुरू हो गया था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद जयपाल ने मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां इनकी प्रतिभा एक बेहतरीन हॉकी प्लेयर के रूप में सामने आई। वैसे दोस्तों, उस वक्त किसी भारतीय के लिए ब्रिटिशों द्वारा सम्मान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती थी और जयपाल को ये सम्मान मिला भी। उनकी स्किल्स देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड भेज दिया। यही वजह रही कि जयपाल को एक हॉकी प्लेयर के तौर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। और उनका वक्त अब कॉलेज में बीतने लगा, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा और वो ऑक्सफोर्ड हॉकी टीम के साथ जुड़ गए। इनकी विशेषता इनकी खास रणनीति थी, जिसने इन्हें हमेशा एक बेहतर खेल खेलने का हौसला प्रदान किया। जयपाल की गजब की प्लानिंग ने उन्हें ऑक्सफोर्ड टीम का एक वर्सटाइल प्लेयर बना दिया और फिर वो पहले भारतीय विद्यार्थी बने जिन्हें हॉकी में ऑक्सफोर्ड ब्लू का सम्मान दिया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जयपाल मुंडा जितना बेहतर खेलते थे, उतना ही बेहतर लिखते भी थे। उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर समाचार पत्रों और मैगजीन में कॉलम लिखना शुरू किया, खासतौर से हॉकी पर। सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स उनके कॉलम पब्लिश करने लगे, जिन्हें लोग भी बड़े मजे से पढ़ा करते थे। 1928 में जयपाल जी का चुनाव इंडियन हॉकी टीम की तरफ से एम्स्टर्डम समर ओलंपिक्स के लिए किया गया। लेकिन दोस्तों, ये समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय था। एक तरफ उनका भविष्य था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात पढ़ाई की थी, और दूसरी तरफ देश के गौरव का सवाल। ऐसे में हम होते तो शायद करियर को तवज्जो देते, पर जयपाल मुंडा ने ऐसा नहीं किया।
जिस वक्त इनका चुनाव हॉकी टीम के कैप्टन के रूप में किया गया, उस वक्त इन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबरों से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की थी और इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में हाईएस्ट रैंक भी हासिल किया था। उस जमाने में ये भारतीय युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें ICS प्रोबेशनर की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाना था। इसी वक्त एम्स्टर्डम से तुरंत ही उन्हें टीम की कप्तानी संभालने के संदेश भी आना शुरू हो गए। हालात को ध्यान में रखते हुए जयपाल मुंडा ने ICS के इंडिया ऑफिस में कुछ समय की छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन लंदन ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में मुंडा जी ने देश के लिए खेलने का निश्चय किया और बिना कुछ सोचे समझे हॉकी की कमान संभाल ली। उन्हें पता था कि लौटने पर सजा कठिन होगी, लेकिन फिर उन्होंने देश के लिए अपना फर्ज निभाया और एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में अपनी जीत दर्ज कराई। वैसे भी जब टीम में जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिनिधित्व हो और मेजर ध्यानचंद जैसे जादूगर का साथ, तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मैच में 9 देशों ने भाग लिया था, जिसमें कुल 31 खिलाड़ी थे, जिन्होंने मिलकर 18 मैचों में 69 गोल बनाए थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 29 गोल भारत की तरफ से सिर्फ ध्यानचंद द्वारा किए गए थे। अब आप इस जादूगरी और जीत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। भारत ने हॉलैंड को हराकर ट्रॉफी 3-0 से अपने नाम की, जिसके बाद जयपाल वापस इंग्लैंड पहुँचे। इस जीत ने उनके उस फैसले की सजा को भी माफ करवा दिया। इंग्लैंड में उन्हें एक बेहतरीन जॉब का ऑफर भी मिला, लेकिन जयपाल जी ने कोलकाता की कंपनी को ज्वाइन किया और बाद में इन्हें बीकानेर राज्य का विदेश सचिव भी बनाया गया। इस पद पर पहुंचकर उन्होंने देशवासियों के लिए कार्य करने का फैसला लिया, खासतौर पर बिहार की शोषित एवं उपेक्षित आदिवासी प्रजाति के उत्थान के लिए। वो बिहार लौट आए और वहाँ की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात की। इस दौरान जयपाल जी को कई बड़े बड़े पदों के प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सभी के लिए मना कर दिया और तन मन धन तीनों से आदिवासियों के विकास के लिए काम करने लगे। ये मेहनत रंग लाई और सन 2000 में झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा के जीवन को जानकर ये बात साफ नजर आती है कि वो दिल से एक खिलाड़ी थे। एक ऐसे खिलाड़ी जो एक रास्ता बंद होने पर दूसरा तैयार कर लेता है, लेकिन जीतता जरूर है। एक सफल खिलाड़ी, लेखक, दृष्टा और महान आत्मा को आज उनकी जयंती पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, कलम की ताकत के पीछे सबसे बड़ा साथ होता है इंसान की सोच का, क्योंकि इसी से आपके शब्दों का चुनाव होता है और विषय वस्तु की दिशा तय होती है। अब हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं, वो भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना पहचाना नाम है, जिन्हें उनकी बेहतरीन स्क्रिप्ट्स के साथ साथ बेहतरीन निर्देशन के लिए भी पहचाना जाता है। ये नाम इंडस्ट्री की जानी पहचानी आनंद फैमिली का ही एक हिस्सा है। नहीं पहचाना? अरे भाई, मैं बात कर रही हूँ आज ही के दिन 1921 में जन्मे चेतन आनंद की। जी हाँ दोस्तों, वही चेतन आनंद जो देवानंद के बड़े भाई थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में आनंद साहब को रंगमंच से लगाव तो था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन यही दुनिया इनके जीवन का मंच बन जाएगी। इन्होंने अपनी शुरुआत बतौर अध्यापक की। इस दौरान आनंद साहब देहरादून स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया करते थे और इसी बीच इन्होंने सम्राट अशोक पर एक स्क्रिप्ट लिखकर तैयार कर ली। जब ये स्क्रिप्ट इन्होंने मुंबई पहुंचकर निर्देशक मजूमदार जी को दिखाई तो उन्हें आनंद की सोच पसंद आई। इन्हीं सब के बीच आनंद साहब लंदन में हुए ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में फेल हो गए,
लेकिन किस्मत से इन्हें 1944 में रिलीज हुई फेमस निर्देशक मजूमदार की फिल्म राजकुमार में बतौर मुख्य कलाकार भूमिका निभाने का मौका मिल गया। वैसे कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान को उसकी पसंद का काम न मिले, जीवन में भटकाव बना ही रहता है। आनंद को अभिनय में कोई खास रुचि नहीं थी और इसीलिए बहुत जल्द उन्होंने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखे। इनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर। ये वही पहली भारतीय फिल्म थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म को 1946 के कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पाम डियोर अवार्ड भी दिया गया था। गरीब और अमीर की खाई के बीच झांकती मानवीय संवेदनाओं पर आधारित इस फिल्म ने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया था। वो जालिम वादा से नाला हटाकर कई इमारतें बना चुका है और अब उसकी आंधी से रंगरलियां मिला रहा है, गरीबों के खून से होली खेलता है। चेतन आनंद ने कभी भी अपनी सफलता को अपना गुरूर नहीं बनने दिया और यही वजह रही उनके सफल करियर की भी। 1950 की शुरुआत में उन्होंने अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर नवकेतन प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसकी पहली फिल्म रही अफसर। देवानंद साहब और सुरैया पर फिल्माई गई इस कहानी ने एक बार फिर चेतन आनंद की सफलता को दुनिया के सामने पेश किया, जिसके बाद इस प्रोडक्शन के बैनर तले आंधियां, टैक्सी ड्राइवर जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई गईं। अब चेतन साहब ने हिमालय फिल्म्स के नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें उनके साथ थे फोटोग्राफर जय मिस्त्री, संगीत निर्देशक मदन मोहन, लिरिक्स राइटर कैफी आजमी और अभिनेत्री प्रिया राजवंश जैसी दिग्गज हस्तियां। इन सभी के साथ ने प्रोडक्शन को हकीकत, हीर रांझा, हस्ते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी नायाब फिल्मों का तोहफा दिया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वैसे दोस्तों, हमें आनंद साहब की नजर की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही एक टैलेंट हंट कंपटीशन से इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार को पहचाना था। और ये नाम तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अरे हाँ, हमारे काका यानी राजेश खन्ना, जिनकी पहली फिल्म आखिरी खत का निर्देशन आनंद साहब ने ही किया था। रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान। मैं गोविंद को सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ, मुझे उससे लगाव हो गया। अगर मैं छोकरी होता तो मुझे जरूर से इश्क हो जाता, और फिर आप तो अरसे से जानती हैं उसे। इस तरह करीब 17 बेहतरीन फिल्मों का निर्माण करने के बाद चेतन आनंद जी ने टेलीविजन की दुनिया में अपना कदम रखा और इन्होंने 1988 यानी 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम परमवीर चक्र का निर्माण किया। चेतन साहब को उनके योगदानों के लिए बहुत से सम्मानों से भी नवाजा गया, जिनमें 1965 का नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि उन्हें फिल्म हकीकत के लिए मिला था, और 1982 यानी 1982 में फिल्म कुदरत के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट का फिल्म फेयर अवार्ड आनंद साहब के नाम है।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। आज के बॉलीवुड की ऊंचाई को देखकर उसकी नींव का अंदाजा लगाया जा सकता है, और नींव के इन्हीं पत्थरों का एक मजबूत हिस्सा चेतन आनंद जी भी हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले इस महान निर्माता निर्देशक को उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। कलम के जादू से तो अब तक आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे, पर अब हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उनकी लेखनी उनकी विद्वता को साफ बयां करती है और साथ ही एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की कहानी को भी तरोताजा करती है। इनकी नॉवेल्स में जो कल्पना शक्ति देखने को मिलती है, वो शायद ही कहीं और मिले। वैसे दोस्तों, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स फिल्म सीरीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये वही फिल्म सीरीज है जिसे मशहूर निर्माता निर्देशक पीटर रॉबर्ट जैक्सन द्वारा बनाया गया था। पीटर जैक्सन ने जब बचपन में इन नॉवेल्स को पढ़ा था, तभी से सोच लिया था कि इस पर वो फिल्म बनाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस लेखक की प्रतिभा का जिसने इसे लिखा था। ये मशहूर नॉवेल आज ही के दिन 1892 को दक्षिण अफ्रीका में जन्मे J.R.R. टॉलिकन्स द्वारा लिखी गई थी। Wonder if we'll ever be put into songs or tales. What? I wonder if people will ever say, let's hear about Frodo in the ring. And they'll say, yes, it's one of my favorite stories. Frodo was really courageous, wasn't he, Dad? Yes, my boy. The most famousest of hobbits. And that's saying a lot. You've left out one of the chief characters. Samwise the Brave. I want to hear more about Sam. Frodo wouldn't have got far without Sam. Now, Mr. Frodo, you shouldn't make fun. I was being serious. So was I. टॉलिकन जब 3 वर्ष के थे, तभी इनका परिवार इंग्लैंड आ गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ही साल बाद इनके पिता की मौत हो गई। माँ ने अपने दोनों बेटों का पूरा ख्याल रखा और इनका बचपन काफी अच्छे से बीता। 1904 को जब टॉलिकन 12 वर्ष के थे, तभी इनकी माँ का भी देहांत हो गया। अब वो और उनका भाई बिल्कुल अकेले थे। उनकी देखभाल परिवार के ही एक कैथोलिक पादरी फादर फ्रांसिस मॉर्गन द्वारा की गई। बचपन से ही टॉलिकन में विद्वानों के लक्षण नजर आते थे और इन्हें अलग अलग भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था, खासतौर पर ग्रीक, एंग्लो सैक्सोन और फिनिश। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शुरू से ही विद्वान रहा हो, वो भला अपने स्कूल के शुरुआती दौर में स्कॉलरशिप पाने से कैसे चूक सकता है। टॉलिकन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल इस वक्त उन्हें किसी के प्रति सच्चा आकर्षण हो गया, जिसका असर उनके एकेडमिक करियर पर पड़ने लगा। उनके संरक्षक फादर फ्रांसिस मॉर्गन ने टॉलिकन से वादा लिया कि वो अपना ध्यान 21 वर्ष की आयु तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगाएंगे। टॉलिकन ने उनका कहना माना और ऐसा ही किया। सबसे पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड के एक्सटीरियर कॉलेज में एक एग्जीबिशन जीती, जहां इन्होंने क्लासिक्स की पढ़ाई की।
पैसों की कमी की वजह से वो दूसरे लड़कों की तरह मौज मस्ती नहीं कर सकते थे। क्लासिक्स में उनका मन ज्यादा नहीं लगा, लेकिन उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के रूप में सही दिशा मिल गई। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का गहनता से अध्ययन किया, साथ ही दूसरी भाषाओं को भी सीखना शुरू किया। फिनिश उनकी सर्वप्रिय भाषा थी, जो कि क्वेन्या सीखने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने भाषाओं को सीखने के साथ साथ नई नई भाषाओं को तैयार करने पर भी शोध किया, जिसके सम्मान में 1972 यानी 1972 में यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि भी प्रदान की थी। लेकिन जैसे ही वो 21 साल के हुए, उन्होंने उसी पुराने रिश्ते के रूप में एडिथ को ढूंढा और फिर उनसे शादी करके पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताई। वैसे दोस्तों, प्रेम की भावना से सराबोर किताबों के बीच वक्त गुजारने वाले टॉलिकन के जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में टॉलिकन वेस्टर्न फ्रंट की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जब एक एक करके उनके साथी मारे गए, वो ये सब देखकर मानो सोच में पड़ गए थे। उनकी समझ काम नहीं कर रही थी। भाग्यवश बुखार की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी लेखनी में ये भय और संसार की हकीकत स्पष्ट रूप से नजर आई। इस दौरान इनका मशहूर नॉवेल द सिलमेरिलियन प्रकाशित हुआ, जिस पर उन्होंने अपने आखिरी समय तक शोध किया। टॉलिकन पेशे से एक प्रोफेसर थे, इसीलिए उनका ज्यादातर समय पढ़ाने में ही जाता था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हॉबिट और लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसे बेहतरीन नॉवेल्स की रचना भी की। लॉर्ड ऑफ रिंग्स दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला और पसंदीदा नॉवेल रहा है, जिसके पब्लिशर ने इससे अच्छी खासी कमाई की, लेकिन टॉलिकन ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। टॉलिकन की ये भावना ही उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। आज एक महान लेखक और विद्वान के रूप में J.R.R. टॉलिकन को हमारी पूरी टीम दिल से याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रही है। The misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. और अब अपनी दोस्त बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे तुमने फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।